नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संचयन से चैप्टर 1 क्लास 9 गिल्लू देखते हैं। और गिल्लू के बारे में मैं बता देता हूं कि गिल्लू एक क्लास 9 का महादेवी वर्मा जी का लिखी हुई एक आत्मकथा कहूं या उनके जीवन में एक उनके बारे में कही एक कहानी कहूं। ये वास्तविक घटना है और महादेवी जी के साथ बीती हुई एक छोटे से जीव की कहानी, गिलहरी को हम गिल्लू कहा जाता है, उसके बारे में है। चलिए पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लेखक का परिचय और उसके पाठ का सारांश, उसके बाद क्वेश्चंस आंसर और फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोनजूही यानी एक बेल को कहा जाता है। में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही की बेल पर पीली कली लगी है। इसे देखकर के लेखक को अनायास ही अचानक उसे छोटे जीव का एक स्मरण हो आया। बहुत छोटा जीव इस लता की सघन हरितिमा में, यानी जो इस सोनजूही की जो लता है वो ऐसी लता है, ऐसी छोटी छोटी बेल होती है पीली, कि उसमें वो छिपकर बैठ जाता था। मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी जिसमें बहुत छोटा सा जीव हो, यानी गिलहरी को उन्होंने एक गिलहरी शब्द जो है ये जातिवाचक शब्द है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की जो गिलहरी होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, परंतु उन्होंने इसको एक व्यक्तिवाचक नाम दे दिया, गिल्लू। चलिए आज स्वर्ण कली के बहाने मुझे वो चौंकाने वाले ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बाहर बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसंडी यानी कौवे को काक भुसंडी कहा जाता है और ये बहुत विचित्र प्राणी है। क्यों? क्योंकि एक तो समादरित है। समादरित कहा जाए यानी जो समान आदर पाने वाला, और अनादरित यानी अनादर करने वाला। जब कोई लगे कि किसी के घर पर बैठे और उसको यहाँ किसी अतिथि के आने की सूचना दे, तो वो तो कहेगा कि उठ जा और अतिथि को भेज दे। अनादरित जब वो बोलता है तो वो उसकी ध्वनि किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसका लोग अनादर भी करते हैं। यानी समादरित भी है, सम्मान भी पाता है और अनादर भी पाता है। अति सम्मानित भी है क्योंकि गेस्ट के आने की सूचना देता है, और अति अवमानित भी है, जब वो बोलता है तो सबसे बुरा लगता है। हमारे बेचारे पुरखे न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, नहीं मयूर के, न हंस के। हमें पितृपक्ष में एक हिंदुओं में एक पितृपक्ष होता है और उससे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही आना पड़ता है। उस समय श्राद्ध कहते हैं, पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहते हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ प्रियजनों की जो अपने आने का मधुर संदेश जो देता है वो अपनी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है, क्योंकि उसकी ध्वनि का कर्कश है। कौवा काव काव करने की अवमानना में अर्थ प्रयुक्त करते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर पर देखते हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि के एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, यानी छोटा सा जीव है, उसे चोंच मार मार करके उसको मारने की चेष्टा कर रहे हैं। काकदो की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका, पर दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा।
3-4 मास में यानी महीने में उसकी स्निग्ध रोए यानी उसके जो बहुत कोमल रोए होते हैं और छप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसको जातिवाचक गिलहरी नाम होता है और उसको व्यक्तिवाचक नाम दे दिया गिल्लू। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, पर स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर से न जाने क्या देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। चलिए आगे देखते हैं। जब लेखिका लिखने बैठती तब गिल्लू अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे बहुत इच्छा होती थी, परंतु उसने एक इसका अच्छा उपाय भी खोज निकाला। क्या कि वह मेरे लेखिका के पैर से लेकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तरह तेजी से उतरता था। उस दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक वो उसे पकड़ने के लिए लेखिका नहीं उठती गिल्लू को, क्योंकि ये पक्षियों में बहुत ज्यादा खासियत रहती है, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ये सब करते रहते हैं। चलिए, जब मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात छोटा सा जीव होता है ना, तो लिफाफे के भीतर बंद रहता और अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया और नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना अति आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने की सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, क्योंकि पक्षी को अंदर बंद में रखना वो अच्छा नहीं होता। पक्षी को पनप नहीं सकते, यानी फूल नहीं सकते। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा और वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। अब ये लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा जी और ये गिल्लू है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की संचयन पाठ्य पुस्तक और आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। चलिए, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह पर बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास तो बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली से खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी गिल्लू इनमें इनसे अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि वो लेखिका को जख्मी हालत में मिला था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता।
बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी प्रिय भोजन था। कई दिन काजू ने मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। जब मुझे मोटर दुर्घटना हुई तो आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा। जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता या फिर किसी दूसरे को देखकर उसे तेजी से उसमें घोंसले जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार संमीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न कुछ बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी गिल्लू की आयु कितनी होती है? 2 वर्ष से अधिक नहीं होती गिलहरी के बच्चे की। अब उसका झूला उतारकर रख दिया गया है, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार आकर चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे एक लता होती है, डाली होती है, एक बेल होती है, उस बेल के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन या जूही के पिताब से छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पिताब कहते हैं जूही के पीले छोटे फूल को, जो खिला हुआ बहुत छोटा सुंदर फूल होता है। चलिए पीले रंग का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और उसमें एक बात और बता दूं। अब ये बोध प्रश्न हम देखते हैं, तो बोध क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस बोध क्वेश्चंस देखते हैं। और चलिए बोध क्वेश्चंस देखने के लिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये लेखिका है। अब आपका लेखिका से परिचय करवा दिया जाए। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक संचयन से और देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। ये महादेवी वर्मा है, लेखिका हैं, जिन्होंने गिल्लू की कहानी को लिखा, गिल्लू की आत्मकथा लिखी और ये इनकी वास्तविक घटनाएं जो इनके साथ बीती थी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को और इनका देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ। अब लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इनकी एक खासियत है कि इन्होंने गद्य में भी लिखा और पद्य में भी लिखा। इन्होंने दोनों विधाओं का इनको पूर्ण ज्ञान था।
आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की उनको सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी देखा। उन कवियत्रियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार और रुदन को भी देखा, परखा भी और करुण होकर उसको सहा भी और अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। केवल उनका काव्य बल्कि उनका समाज सुधार के कार्य के प्रति, महिलाओं के प्रति जो चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे, ऐसा इन्होंने किया है। अब लेखिका के बारे में और बता देता हूं कि लेखिका को कभी भी कई बार इन चीजों को, किसी के साथ कोई अच्छी घटना घटती है तो वो उस चीज को कहता है। स्थापित हुई, उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया और मन की पीड़ा वाले इतने श्रृंगार से सजाया है इस चैप्टर को। दीपशिखा जन की पीड़ा के रूप में उन्होंने स्थापित हुई। चलिए अब हम पाठ का सार देखते हैं। पाठ का सार यानी गिल्लू के चैप्टर का पाठ का सार देखते हैं। गिल्लू एक महादेवी वर्मा जी के पालतू गिलहरी की कहानी है। एक दिन बरामदे में उन्हें मूर्छित दशा में मिला और उसकी देखभाल करी और वह स्वस्थ हो गया और लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। गिल्लू अपनी फूल की डलिया को स्वयं हिलाकर झूलता था और कांच के मन को जैसी आंखों के कमरे के भीतर खिड़की के बाहर देखता समझता रहता था। लोगों को उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर आश्चर्य होता। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह उनके पैरों तक जाकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। जब तक लेखिका उसे जाकर पकड़ नहीं लेती, भूख लगने पर वह चिक चिक करके लेखिका को सूचने देता था। उसको काजू और बिस्कुट अपने पंजों से पकड़कर कुतरता था। लेखिका जब बाहर जाती तो गिल्लू भी खिड़की के छेद से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डालियों में उछलता कूदता रहता। शाम को ठीक 4 बजे लेखिका के आने के समय खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से झूलने लगता और लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका के खाने की थाली से वह साफ साफ एक एक चावल उठाकर खाता। यानी छोटा सा जीव है, उसे काजू बहुत प्रिय था। कई दिन से जब उसे काजू नहीं मिलता तो खाने की अन्य चीजों को लेना छोड़ देता या झोले से नीचे फेंक देता था। अब लेखिका अस्पताल में थी। गिल्लू प्रतिदिन उनका इंतजार करता। उसने अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया क्योंकि पक्षी भी प्रेम करते हैं। लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो उन्हें उसके झूले में अनेक काजू पड़े हुए मिले। उसने लेखिका की अस्वस्थता में देखभाल करी और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके बाल सहलाता था। इसी प्रकार गिल्लू बहुत ही समझदार और प्रिय था। चलिए बच्चों, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको सभी देखने हैं या एग्जाम में आने वाले हैं। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन कौन से विचार उमड़ने लगे। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आ गई जिसे वह गिल्लू कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर कोई कोई समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आ गया ना कि कोई को समादरित इसलिए कहा गया क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज से प्रियजनों की आने की सूचना देता है और फिर क्या करता है, पितृपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन देते हैं। और अनादरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही कर्कश है, बहुत ही कड़वी है। राइट। गिलहरी के बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया, ये देखने वाली बात है। चलिए, लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसका घाव रुई से पोंछा
उस पर पेनिसिलिन दवा लगाई और दवा लगाने के बाद उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु मुंह नहीं खुल सका क्योंकि छोटा बच्चा था। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उस तेजी से उतरता था। वह इसी भागदौड़ में करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? लेखिका ने क्या किया था देखते हैं। बाहर की गिलहरी खिड़की के जाली के पास बैठकर चिक-चिक करती है, ना जाने क्या कहती है। उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता और उसको इस तरह निहारते हुए देखकर लेखिका ने इसे मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर आ जा सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखिका की अस्वस्थता में, जब कोई बीमार हो उसको अस्वस्थता कहते, स्वस्थ न हो, जो स्वस्थ न हो। गिल्लू उसके सिराने बैठ जाता, नन्हे पंजों से उसके बालों को सहलाता। इस प्रकार सच्चे अर्थों में वह परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास होने लगा था कि उसका अंत समीप है? वो दर्द भरा क्वेश्चन है। ऐसा पक्षी बहुत प्यारा पक्षी होता है और ऐसा क्वेश्चन आ जाए। गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया न बाहर गया। अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने पहले घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय यह है कि सुबह होते होते गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नए जीवन को पा सके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता था? सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेगी। जूही में सब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी, इससे उन्हें संतोष मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अतिरिक्त क्वेश्चंस देखते हैं। आहत पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं सेवा किन जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं? गिल्लू पाठ के आधार पर लिखिए। आपने ये क्वेश्चंस देखे और अब उन क्वेश्चंस को देखने का तरीका देखो कि जिस तरह के ऊपर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस बुक उठा करके देख लो, कभी पीछे की क्वेश्चंस के नहीं आते, परंतु क्या कि कभी कभी बहुत कम पूछता है क्वेश्चंस को, वो अपनी लैंग्वेज में पूछेगा और वो भी साइकोलॉजी तरीके से। आहत पशु पक्षियों की सुरक्षा और सेवा किन जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं? आहत यानी कोई परेशान हो, निरीह यानी बहुत कोई डरा हुआ हो, प्रमुख पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं सेवन करना यानी जिसकी कोई पालना ना कर रहा हो, साधन संपन्न मानव का पहला कर्तव्य। पहले ऐसे पशु पक्षियों की जो बोल नहीं सकते, मूक हैं, जिनका कोई मतलब ये समझो कि स्वामी नहीं है, ऐसे पशु पक्षियों पर अपना दुख दर्द जता नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? मनुष्य को उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी दवाई और मर्रम पट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। पशु पक्षी मनुष्य की भांति ईश्वरीय रचना है, संरचना है, अतः
ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपने विश्वास एवं श्रद्धा को जताने के लिए, ईश्वर की करुणा और दया को प्राप्त करने के लिए किसी भी मनुष्य को लेखिका की भांति ही क्या करना चाहिए? आहत प्राणी की तरह सेवा करनी चाहिए। जो परेशान हो, गिल्लू महादेवी जी के क्या है, पेंसिलिन लगाने और प्रेम पूर्वक दूध की बूंदें पिलाने से वो क्या हो गया था? स्वस्थ हो गया था। मानव और प्रकृति के बीच संबंध जोड़ने की यह सेवा का भाव सर्वोत्तम जीवन का मूल्य भाव है। इसीलिए कहते हैं ना, पशु पक्षियों पर दया करो। जहां शब्दों के अभाव में भी निष्कपट प्रेम और आत्मीयता की झलकती है, क्या है वहां पर? सबसे बड़ी बात तो वहीं पर दिखती है। आज की युवा पीढ़ी इस पाठ से क्या प्रेरणा लगती है कि पशु पक्षियों की सेवा करे, उनकी चोट, उनकी पीड़ा को दूर करके उनके साथ मित्रवत संबंध स्थापित करके प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा का सही अर्थ समझने की प्रेरणा लेनी चाहिए। पशु पक्षियों की स्वतंत्र वातावरण में उनके स्वाभाविक विकास के अनुरूप बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बुद्धिजीवी और सर्वशक्तिमान होने का दावा न करते हुए अपने व्यस्त जीवन के कुछ पल पशु पक्षियों के साथ बिताते हुए उसकी आत्मीयता और निष्कपट प्रेम का आनंद लेना चाहिए और कवि के समान बड़ी बारीकी से पशु पक्षियों के व्यवहार को, उनकी गतिविधियों का अवलोकन देखना चाहिए और प्रकृति और ईश्वर के उदात्त रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी एक उदात्त रूप ईश्वर की कृपा है, क्योंकि देखो इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी सृष्टि है, सब लोग अलग अलग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, एक जैसे चेहरे एक साथ बिल्कुल नहीं मिलते, कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंस रहता है। तो ये प्रकृति की रचना ही तो है। क्या भगवान ये भी तो कर सकता था कि सभी के एक जैसे चेहरे बना देता, सबको पहचान होने में परेशानी होती। गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य की किस भावना को उभारा है? अब देखो, सीधा सीधा पता है कि गिल्लू ने पाठ के माध्यम से, लेखिका माधवी वर्मा ने पशु पक्षियों की, प्राणियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उन्हें स्वाभाविक या स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने का सुअवसर दिया। और गिल्लू जैसे छोटे जीव को अपने घर में पलने वाले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, इसलिए उन्होंने हल्की फूल की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलना वाला घर बनाकर उसे कमरे की खिड़की पर लटकाया। उसके मनपसंद खाद्य पदार्थ बिस्किट, काजू की व्यवस्था की और गिल्लू के युवा होने पर जीवन में नव बसंत के आगमन पर खिड़की की जाली खोलकर बाहर की गिलहरियों के साथ खेलने की व्यवस्था भी कर दी। इस प्रकार घर में रहते हुए भी गिल्लू गिलहरियों के साथ स्वाभाविक वातावरण में जीवन व्यतीत करने लगा। महादेवी जी ने जीव जंतुओं को स्वाभाविक वातावरण देने की भावना के इस पाठ को माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू की गतिविधियों के आधार पर लिखिए कि पशु पक्षी भी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में किस प्रकार आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ में वर्णित गिल्लू की गतिविधियों और शरारतों को देखकर स्पष्ट होता है कि लेखिका को चौंकाने तथा उनके साथ सहज भाव से खेलने में गिल्लू को क्या है, बहुत आनंद मिलता है। जब लेखिका ने सोनजूही की लता में बासंती कलियों को खोजती थी और लता की संगन हरितिमा में छिपकर बैठा गिल्लू सहसा ही क्या है, उनके कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। जब वे लिखने बैठती तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। यह दौड़ने और पर्दे पर चढ़ने का जो क्रम है तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में नहीं रख देती थी। वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर लेखिका को देखता रहता। लेखिका के कार्यालय से लौटने पर भी वह उनके पैर से सिर से पैर तक चक्कर लगाता रहता और इन सब बाल सुलभ क्रीड़ाओं में गिल्लू को विशेष आनंद मिलता था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद इसी यूटी में आपको मिलेगा। लेखिका के सिर और बालों को सहलाते हुए गिल्लू ने जीव जंतु की किस विशेषता को उजागर किया है? लेखिका ने सिर के बालों को सहलाते हुए जीव जंतु की किस विशेषता को उजागर किया, ये पूछा है।
मोटर दुर्घटना में आहत लेखिका जब कुछ दिन अस्पताल में रहकर घर पहुंची तो गिल्लू उनको बहुत प्रसन्न हुआ। न जाने उसकी किस पीड़ा का अनुमान लगाकर गिल्लू एक कुशल परिचारिका की भांति उसकी सेवा में संलग्न हुआ। अब क्या है कि महादेव जी जब बिस्तर पर विश्राम करती तो उनके सिरहाने तकिए पर बैठकर उनके अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता। अपनी इस क्रिया के द्वारा गिल्लू ने प्रमाणित कर दिया कि पशु पक्षी भी उनसे प्रेम करने के वालों के सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं। वे भी दर्द और चोट में सच्ची सहानुभूति जताना जानते हैं। उनका व्यवहार निष्कपट एवं प्रेमपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू की वे कौन सी क्रियाएं हैं जो मानवीय प्रतीत होती है? इन क्रियाओं से कौन सा जीवन मूल्य उभर कर सामने आता है? गिल्लू की कतिपय क्रियाएं सर्वथा मानवीय प्रतीत होती हैं, जैसा स्वस्थ हो जाने पर दोनों पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ लेना, लेखिका के कंधे पर कूदकर बैठना, उन्हें चौंका देना, लेखिका के पांव से सर तक और सिर से पांव तक चक्कर लगाना, लेखिका की अनुपस्थिति में दुखी होकर अपने प्रिय खाद्य काजू को भी न खाना, काजू न मिलने पर खाद्य वस्तु को झोले से नीचे फेंक देना, लेखिका के बालों को सहलाने जैसी क्रियाएं सर्वथा मानवीय प्रतीत होती हैं। इन क्रियाओं द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी अपनी भावनाओं और संवेदनाओं तथा प्रेम और आनंद के मनुष्यों के समान ही जताना जानते हैं। मनुष्य के समान जीवन मूल्य पशु पक्षियों के आचरण एवं व्यवहार में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सबके मना करने पर लेखिका ने गिलहरी के बच्चों की सेवा का दायित्व क्यों लिया और यह उनके चरित्र की किस विशेषता को उजागर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है पेपर में बार बार। और एक क्वेश्चन और आएगा अपवाद वाला। सबको मना करने पर भी लेखिका ने गिलहरी के बच्चे की सेवा और उपचार करना दायित्व ले लिया, क्योंकि लघु प्राण को कौवों का आहार बनने के लिए छोड़ना वे मानवता नहीं है, ना ही वे चाहती थी। गिलहरी का छोटा सा बच्चा शायद घोंसले से गिर पड़ा होगा और कौवों ने चोंच मारकर उसे आहत कर दिया, यानी घायल कर दिया। एक छोटा सा जीव अपने जीवन की रक्षा के लिए गमले और दीवार के बीच निश्चेष से पड़ा हुआ था। अब बताइए, एक दया की भीख मांग रहा है छोटा सा जीव, और वो आपका क्या कर्तव्य बनता है? लेखिका के परिजनों ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद उसे गिलहरी के बच्चे का जीवित रहना संभव नहीं है, परंतु हमारी माधवी वर्मा क्या हैं? उदार और हृदय लेखिका हैं। उनकी सेवा और उपचार करने के विचार से होले से उठकर अपने कमरे में ले आई और उनके पशु प्रेम, प्रकृति और प्राणी मात्र की प्रति दया, सद्भाव, ममता, करुणा, परोपकार जैसी चारित्रिक विशेषताओं को क्या हुआ? उजागर किया। इन मालवीय मूल्यों के वशीभूत होकर लेखक ने क्या किया? गिल्लू की प्राण की रक्षा की। गिलहरी जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती है, ये सभी जानते हैं। क्यों करती है गिल्ली चिक चिक? क्योंकि क्या है कि गिल्लू के पास आकर के चिक चिक क्यों करती है? क्योंकि गिल्लू भी उन्हें अपने पन में झांकता रहता था। लेखिका ने गिल्लू के इस व्यवहार को देखकर क्या अनुभव किया? जब चारों ओर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चमेली की सुगंध का अनुभव क्या किया? गिलहरी की गिल्ली खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती है। सभी गिलहरी करती है ना मौसम आने पर। जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है तब बसंत आता है। गिलहरियों के साथ क्रीड़ा का अवसर देना चाहिए, क्योंकि जीवन के प्रथम वसंत का स्वागत करते हुए अपनी प्रजाति की अन्य गिलहरियों के साथ स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू ने उसी मार्ग से बाहर निकलकर गिलहरियों के साथ खेलते हुए मुक्ति की सांस ली। लेखिका ने गिल्लू के किस संदर्भ में अपवाद कहा है? ये ध्यान रखना, अपवाद क्या है? गिल्लू की यह प्रवृत्ति उसकी किस भावना को दर्शाती है? लेखिका ने गिल्लू को अपवाद इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका द्वारा पाला हुआ उसको पालित बोलते हैं। पशु पक्षियों की अपेक्षा लेखिका पर अपना कुछ विशेष अधिकार जताया क्योंकि उन्होंने पाला था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर और बरामदा पार करके कहां पहुंच जाता? उनकी थाली में
बैठ जाना चाहता था। अब बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह उनकी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, पर्याप्त लगाव था, परंतु उनके साथ थाली में से किसी की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू उन्हीं सभी प्राणियों में अपवाद था, यानी सबसे अलग था। वह कुछ विशेष प्यार और अपनापन जताते हुए लेखिका के साथ उनकी थाली से ही चावल उठा उठा कर खाता था। चलिए, गिलहरी किस शक्ति का प्रतीक है? बच्चे गिलहरी से कौन सा गुण सीख सकते हैं? बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। गिलहरी स्फूर्ति, बहुत तेज चलती है और परिश्रम का प्रतीक है। कई कई बार बाइक के नीचे आने से बच जाती हैं क्योंकि बहुत स्पीड से चलती है, फिर उसी स्पीड से मुड़ जाएंगी। खिड़की की जाली का रास्ता खुल जाने पर गिल्लू की स्फूर्ति देखते ही बनती थी। वह दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर एक डाली से दूसरी डाली पर उछलता कूदता रहता। फिर ठीक 4 बजे खिड़की से बाहर भीतर झूले में झूलने लगता और फूलदान के फूलों में छिपकर क्या करने लगता? सोनजूई की पत्तियों में छिपकर, पर्दे की चुन्नट में छिपकर लोगों को चौंकाने की प्रतियोग कार्य करने लगता। जीवन में सफलता को अर्जित कर सकते हैं अगर बच्चे भी गिलहरी की जो स्पीड चलती है, परिश्रम करता है, वो जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। और रोज रोज नई स्फूर्ति और निरंतर परिश्रम से, मेहनत से आपके सभी काम क्या होंगे? समय पर पूरे होंगे। नियमित रूप से पढ़ेंगे तो खेलने का पर्याप्त भी समय मिल सकता है और व्यक्ति की यह प्रवृत्ति उस सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। लास्ट क्वेश्चंस। निरीह मूक जीव जंतुओं के जीवन को संकट में डालने वाले जो स्वार्थी मनुष्य हैं, उसको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? अपने स्वार्थ के लिए लोग क्या करते हैं? सड़क बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, कारखाने बनवाते हैं, तेज गति से वाहन चलाते हैं। पशु पक्षियों के जीवन को क्षतिग्रस्त करने वाले स्वार्थी मनुष्य को इस पाठ से क्या लेनी चाहिए कि पशु पक्षी भी मानव से मित्रवत आचरण की अपेक्षा करते हैं। उनसे मिलने वाला प्यार, उनके शब्द रहित अपनेपन की भावना भी अनूठी है। मनुष्य को पशुओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए धरती पर पशु पक्षी और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना को बनाए रखना चाहिए और आहत और पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए। उनके उपचार की व्यवस्था कर मनुष्य होने के नाते क्या करना चाहिए? मनुष्यता की भावना को जीवित रखना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यह चैप्टर, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, आपने चैप्टर की सार को समझा, चैप्टर पढ़ा, लेखक के बारे में जाना, पाठ की समरी देखी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखे और फिर एनसीईआरटी के आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को क्लियर करो। 10 किताबें पढ़ने से मार्क्स ज्यादा नहीं आ सकते। एक ही किताब को अच्छे से पढ़ने से या एक किताब को 10 बार पढ़ने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।